गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हाँ जी। ये इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूं मैं? हमने तो इसके बारे में बड़ी अजीब अजीब सी बातें सुनी है। मैथ्स मीन्स मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी, या मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, नॉट ब्यूटीफुल गर्ल्स। ओके, जॉक्स अपार्ट। हाँ जी, अब आपको ही अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। मैथ्स मीन्स नॉट मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी, मैथ्स मीन्स मेरी आत्मा तुम्हें हर पल स्मार्ट बनाएगी। तो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट होते हैं। देखिए कैसे, मान लिया आप स्कूल में गए, मैम ने आप लोग पनिशमेंट, आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, मैम ने आपको पनिशमेंट दी, मैम ने बोला आई एम सॉरी लिखो 20 टाइम्स। अब सिंपल बच्चा क्या करेगा? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी लिखने बैठ जाएगा 20 टाइम्स। बट यू आर मैथ स्टूडेंट, और आप लोग क्या करोगे? आपने लिखा आई एम सॉरी और इनटू 20, दैट्स ऑल, सिंपल। तो मैथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं स्मार्ट, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स, देखो इसका नाम ही क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स। अब मैथ, ये कॉमर्स स्टूडेंट के मन में बात आती है कि हमें मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, हमें मैथ से क्या लेना देना है? देखो बच्चों, इसका नाम ही बिजनेस मैथमेटिक्स है, आपकी सारी चीजें इसमें वही है जो आपके आगे कहीं ना कहीं काम आने वाली है, लेकिन आपको बेसिक सारे आने चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी पॉइंट्स, ये नहीं है कि आपको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कहीं बाद में कहीं काम आनी है या रियल लाइफ में कहीं यूज होनी है, लेकिन जो आपके बेसिक्स है वो सारे के सारे आपके काम आने वाले, अभी भी काम आएंगे, सीए फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी, और आगे रियल लाइफ में भी आपके काम आने वाले। ठीक है, तो अच्छे से इसको सीखिएगा, मजेदार हमारी ये जर्नी रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये बताइए सबको क्लियर है, सबको समझ आया? एडिशन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ सभी को? तो देखो ये चीजें हमारी बीच बीच में, देखो अभी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैथ्स वाले स्टूडेंट भी ध्यान से सुन लेना, उनको भी प्रॉब्लम होती है इस कॉन्सेप्ट में, उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, ये वैल्यू हमारी क्या है, 6। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को हमने इतने टाइम ऐड किया। ठीक है, और नेक्स्ट है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में से हम डिनोमिनेटर कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि हमारी वैल्यू कितनी 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा एग्जांपल था 10 में से 5, कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि वैल्यू 0 आ जाए, तो कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करके। तो डिवीजन का मतलब भी क्लियर है। ओके, तो कल हमने एलसीएम पढ़ा, एलसीएम क्लियर हुआ सभी को, डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना होता है, इतनी सी बात होती है। तो उसके लिए हम जो भी एफर्ट्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, अगर हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट? लेकिन अगर हमारी वैल्यू उनमें कुछ कॉमन आता है तो कॉमन वैल्यू को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 में तो 2 इंक्लूडेड ही है ना, तो हम ऐसा नहीं है कि इसका एलसीएम 8 ले लेंगे, 4 इंटू 2 8 लिखेंगे, राइट? और अगर वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो एलसीएम क्लियर हुआ कि अपने को डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है जो हम एलसीएम लेते हैं, सिंपल। चलिए फिर इसके बाद हमने देखा बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लेकिन आप इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बी ओ, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, डी एम डिवीजन एंड मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सेम चीज जैसे डिवीजन आपका 2 बार आ गया तो इसमें लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल आपका यूज होगा, ठीक है। यानी कि पहले लेफ्ट वाली वैल्यू सॉल्व होगी, लेफ्ट वाला साइन पहले सॉल्व किया जाएगा, देन राइट वाला साइन, ठीक है। ओके, एंड ब्रैकेट्स हमारी कौन कौन सी होती है? बार, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड लॉन्ग ब्रैकेट। यहां तक बताइए सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो इसी का ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया, इसी के एक दो क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। मैंने आपको दिया फॉर एग्जाम्पल 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 2 इंटू 10। चलिए कीजिए सिंप्लीफाई। हाँ जी, हुआ सभी का? चलिए आंसर मैच कर लेना, देखिए सॉल्व करते हैं। 78 माइनस, सबसे पहले बताओ आपको इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू नजर आ रही है? बोर्ड मास, बी नजर आ रहा है, ब्रैकेट, यस, तो बी ओ, ब्रैकेट और ओ हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले हमें किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मीडियम ब्रैकेट एंड देन लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ब्रैकेट ये है, चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर भी देखो कौन कौन से सिंबल है, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई, राइट। अब ध्यान से देखना, यहां आपकी वैल्यू है 25 माइनस 2 इंटू 10। अगर आपको ये रूल ना पता हो, हम क्या करेंगे? 25 माइनस 2, तो 25 में से 2 गया 23, इंटू 10 कर दे तो क्या वैल्यू आ गई? 230। डन, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। लेकिन क्योंकि हमें रूल पता है 25 माइनस 2 इंटू 10, तो बताइए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले सॉल्व होगा एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व होगा। तो बताओ क्या आपको इसमें मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है? यस, तो पहले क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस 20। डन, तो 25 माइनस 20 कितना आया? 5। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके आएगी 5। तो ये हम रफ वर्क लिख लेते हैं। तो इसमें आपका ये जो मेथड है ये हमारा रॉन्ग मेथड है, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। बताइए क्लियर हुआ सभी को? चलिए, तो सबसे पहले हमने शॉर्ट ब्रैकेट सिंप्लीफाई की, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई? 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 20 कितना आया? 5। यहां तक ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑफ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, तो 3 ऑफ 5 गिवन है, यानी कि 3 इंटू 5। अभी तो देखो एडिशन भी है ऑफ भी है, तो बताइए पहले क्या सॉल्व होगा? पहले ऑफ सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अगर हम ऑफ सिंप्लीफाई ना करें तो क्या बन जाएगा? 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 5, ठीक है। तो 8 इंटू 5 40। ऐसा नहीं करना है, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो कीजिए इसको मल्टीप्लाई। 5 प्लस 15, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 78 माइनस 15 एंड 5 20, तो 20 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आ गया? 58।
तो ये हमारा आंसर। बताइए बात समझ में आई क्या? तो ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, अब इसमें देखो तुम लॉजिक बनाने लग जाओ कि हमने ऐसा भी तो ठीक ही किया था ना, इसमें भी हमने कोई गड़बड़ तो की नहीं है। 25 में से 2 गया 23 आया, इंटू 10 किया 230 आ गया, तो गड़बड़ तो इसमें भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में कुछ रूल्स होते हैं, मैथ्स साइंटिफिक होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं वो ही फॉलो करने होते हैं, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई। ये सारे के सारे क्वेश्चन, अच्छा मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 नोटबुक आप लोगों को बनानी है। कौन कौन सी? कॉन्सेप्ट नोटबुक, रफ नोटबुक एंड फेयर नोटबुक। तो आपको जो क्लास में लेके बैठना है अभी, रफ नोटबुक एंड कॉन्सेप्ट नोटबुक। कॉन्सेप्ट नोटबुक में मैं बताती जाऊंगी क्या क्या लिखना है। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ये आप रफ नोटबुक में सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट आपने कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिख लिया होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्व करते हैं। 5 + 5 × 5 डिवाइड बाय 5 - 3। हाँ जी कीजिए सॉल्व। अब इसमें बताओ सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होगी। यहां पर अगर हम देखें रूल हमारा बोर्ड मास, तो बताइए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर ले। चलिए इसके 3 पार्ट हम कर देते हैं। कौन कौन से? BO, DM एंड AS, राइट? BO ब्रैकेट एंड ऑफ हमें इसमें नजर नहीं आ रहा, तो फिर सेकेंड हमारा क्या है? DM डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। अब देखो यहां हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड, हमें पता है डिवीजन और मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व किया जा सकता है, राइट? देखो सॉल्व करके देखते हैं। 5 × 5 डिवाइड बाय 5, ये हमारा हो जाएगा रफ वर्क। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ सॉल्व हो जाएगा। 5 × 5 25, 25 डिवाइड बाय 5, 25 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 5। तो यहां से हमारा आंसर आ रहा है 5। चलिए अब इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड, ठीक है? चलिए डिवाइड को सॉल्व कीजिए। 5 डिवाइड बाय 5 1, तो 5 × ये वैल्यू क्या है? 1। तो बताइए 5 × 1 5, तो भी हमारा आंसर देखिए क्या आया? 5। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके? 5। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डिवीजन पहले सॉल्व करें या मल्टीप्लाई सॉल्व करें। इज दैट क्लियर? ओके चलिए अब लिखते हैं 5 प्लस ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके कितना आ गई? 5 के इक्वल 5 - 3। अब देखो इसमें आपको कौन से सिंबल नजर आ रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हमारा एक ही लेवल में है, A एंड S, ये दोनों एक साथ सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं, राइट? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड कर दो। तो 5 + 5 10, 10 - 3 कितना? 7, राइट? और अगर हम इसको ऐसे करते हैं 5 + 5 - 3, पहले हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 - 3 कितना? 2, तो 5 + 2 यहां से भी हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 7, राइट? तो बात समझ आ रही है? बोर्ड मास रूल क्लियर है सभी को कि BO ब्रैकेट एंड ऑफ ये हम एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई एक साथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ, ठीक है? अच्छा लेकिन इस बात का ध्यान रखना है अगर एक ही सिंबल बार बार आ रहा है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवीजन में आपका फर्क पड़ेगा, तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? लेफ्ट टू राइट। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करो सॉल्व। अब बाद में तो आप लोग ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करोगे, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये
डायरेक्ट कैलसी पे नहीं करना है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है ताकि आपको कैलकुलेशन करनी आए, ठीक है। तो चलिए बताइए आपको इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एडिशन भी नजर आ रहा है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन आप मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई है और इधर डिवाइड, तो इन दोनों को हम एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैम यहाँ तो 0.5 आ गया, 0.5 कैसे सॉल्व करें, देखिए 0.5 इंटू 0.5, आप एक बार भूल जाओ इसमें 0.5 है, ये पॉइंट लगाया हुआ है, तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, सीधे सीधे कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। अब देखो इधर कितने स्टेप के बाद पॉइंट है, लेफ्ट साइड से 1, इधर भी कितना 1, टोटल कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 स्टेप से पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होती 0.5 इंटू 5, तो भूल जाइए कि पॉइंट है, 5 इंटू 5 25, अब टोटल देखो एक ही वैल्यू के पहले पॉइंट है ना, तो एक ही वैल्यू से पहले पॉइंट लगाओगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0.25 प्लस, अब इससे नेक्स्ट वैल्यू देखो 1.5, डिवाइड का मतलब डिवाइड बाय 0.5 ऐसा दे रखा है। अब देखो जब हमारा सेम गैप होता है, पॉइंट के बाद सेम स्टेप है, इधर देखो पॉइंट के बाद 1 स्टेप है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 स्टेप है, तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15/5, राइट, एंड 15/5 किसके इक्वल 3, इज दैट क्लियर, ओके। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके कितना आ गया 3 के इक्वल। अब बताओ सॉल्व कर सकते हो, एडिशन कर दिया इनका 3.25, तो क्लियर है कैलकुलेशन सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, ये सब रफ नोटबुक में करना है आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा वही है बस, ठीक है। ब्रैकेट्स और कौन कौन सी ब्रैकेट्स होती है, ठीक है। चलिए लिखिए 2 + 2 + 25 डिवाइड बाय 2 + 24 डिवाइड बाय 2 + 2 इंटू 3, कीजिए सिंप्लीफाई। हाँ जी, यस हुआ सभी का। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, हम यहाँ पे अपना रूल लिख लेते हैं, बोर्ड मास। तो बताइए क्या आपको इसमें ब्रैकेट्स नजर आ रही है, यस ब्रैकेट्स नजर आ रही है। तो बताइए सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट, बार, क्या आपको इसमें बार नजर आ रहा है, नहीं, देन स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट हमारी ये है, तो हम पहले इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, तो बाकी सब एज इट इज। चलिए लिखते हैं 2 + 25 डिवाइड बाय 2 + 24 डिवाइड बाय, अब ये वाली वैल्यू देखो हमारी क्या है, ये है 2 + 2 इंटू 3। बताओ क्या सिंप्लीफाई करें हम पहले, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 6, 6 + 2 कितना 8, राइट। आप इसको ऐसा मत कर देना 2 + 2 4, 4 इंटू 3 12, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 6, 6 + 2 8, राइट। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, डन, ओके।
अब देखो हम कौन सी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, मीडियम ब्रैकेट। तो देखिए मीडियम ब्रैकेट की वैल्यू भी मैं यहां लिख लेती हूं। मीडियम ब्रैकेट की वैल्यू है 2 + 24 डिवाइड बाय 8। अब बताओ मीडियम ब्रैकेट में जो आपकी वैल्यू है उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? इसमें हमें नजर आ रहा है एडिशन एंड डिवीजन। तो बताइए पहले क्या सोल्व होगा, डिवीजन। तो पहले डिवाइड कीजिए, 24 डिवाइड बाय 8 3, तो 2 + 3 कितनी वैल्यू आ गई, 5। क्लियर? चलिए लिख देते हैं 2 + 25 डिवाइड बाय, ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास, 5। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, अब हम कौन सी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, लॉन्ग ब्रैकेट, राइट। चलिए लॉन्ग ब्रैकेट की वैल्यू ले लेते हैं। इसमें भी देखो एडिशन है एंड डिवीजन है, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। तो 25 डिवाइड बाय 5 कितनी वैल्यू आई, 5। 5 + 2 7, तो 2 + 7 टोटल हमारा क्या आ गया, 9। तो ये हमारा आंसर। क्लियर? चलिए हाँ जी, अब बताइए ये बात सबको क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। हाँ जी, अब देखो इसमें तुम कहोगे कि मैम ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है हमारा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम होती है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां वैल्यू है 4 2/3। ये चीजें हम स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं ताकि बीच बीच में अगर ये चीजें आती है तो हमें डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो इनको अच्छे से एक एक चीज को आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब देखिए 4 2/3 कैसे सॉल्व होता है। पहले इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 4 + 2/3, एक ही बात होती है, ठीक है, कि 4 में 2/3 और ऐड हो गया। अब देखो 3 हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो हमें आता है ना, तो 3 एलसीएम। अब बताओ इसको 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे डिनोमिनेटर 3 बनेगा। तो ऊपर बताओ कितना हुआ, 12 + 2, तो ये कितना हो गया, 14/3। क्लियर है सभी को? तो इसको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 × 3, 4 × 3 कितना हो गया, 12, और ऊपर वाली वैल्यू हम ऐड कर देते हैं। तो देखो ऐसा करते हैं, इन वैल्यू की मल्टीप्लाई और इस वैल्यू की एडिशन, ठीक है। तो क्लियर है? तो 4 × 3 कितना हो गया, 12, एंड 12 + 2 14, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ये वैल्यू हो गई 14/3। नेक्स्ट वैल्यू, पहले इसको सुंदर सुंदर बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो बताइए सबसे पहले 7 × 3 21, 21 में 1 ऐड किया 22, डन यहां तक। नेक्स्ट वैल्यू, अगेन इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2, डिवाइड बाय 1/2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 9, 9 + 1 10, तो 10/3। यहां तक बताइए कोई भी प्रॉब्लम? तो हमने केवल इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करना। डन। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब बताओ इस वैल्यू में आपको ब्रैकेट नजर आ रही है क्या? नहीं। ऑफ नजर आ रहा है? नहीं। डिवीजन और मल्टीप्लाई हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, राइट। तो देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करो या डिवाइड को सॉल्व करो, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए हाँ जी, 22/3 × 3/2 डिवाइड बाय 1/2 ये वैल्यू है। तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 11, ये वैल्यू कैंसिल, ठीक है। तो 11 और डिवाइड बाय 1/2, तो 1/2 डिवाइड में है तो 11 × 2 बन जाएगा ना, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 22। डन। ओके, अब
हम ऐसे सॉल्व करते हैं 22 डिवाइड बाय 3 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 1/2। तो सबसे पहले चलिए डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू एज इट इज, डिवाइड को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई में लाने के लिए रिवर्स, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, अगेन 22। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा स्टेप पहले करते हैं। डन। चलिए अब लिख देते हैं वैल्यू 14/3 प्लस ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास कितनी आई है 22 माइनस 10/3। अब बताओ पूरे क्वेश्चन में हमें क्या नजर आ रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 3, तो पहली वैल्यू 14 प्लस 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम बन गया, ऊपर कितना आया 66 माइनस 10। तो देखिए सॉल्व करके कितना आया 70/3। तो ये हमारा आंसर। डन। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। हाँ जी, करो सिंप्लीफाई। देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वल का साइन दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना नोट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इससे और इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x से और 50 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 1/2 से। क्लियर हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब x इंटू एक्स, x और x मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x स्क्वायर, ठीक है। और इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 2 24 में 1 ऐड किया 25, तो 50 इंटू 25 डिवाइड बाय 2। क्लियर, ओके। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल 25, तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 इंटू 25, राइट। तो ये भी तो 25 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या आ गया x की वैल्यू, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर x की पावर कितनी है 2, तो नोट कीजिए जब हमारी इवन पावर होती है, इवन पावर, तो प्लस माइनस बोथ साइन, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली वैल्यू जब हमने सिंप्लीफाई की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 25, ठीक है। क्लियर, हाँ जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर है कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ जी, करो सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमने इससे मल्टीप्लाई की और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई की, तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से और इधर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स कितना x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। यहां तक क्लियर है। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, तो यहां पे आएगा प्लस माइनस, और ये जो 2 पावर है, 2 पावर उस तरफ जाके 1/2 पावर हो जाती है, तो 10/3 की पावर 1/2, एंड 1/2 को अंडर रूट भी लिखा जा सकता है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 10/3, ठीक है। क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये जो 1/2 पावर होती है इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट,
और ये जो 2 पावर है ये पावर उस तरफ जाके कितनी बनेगी 1/2। नेक्स्ट रूल नोट कीजिए कि अगर अपनी x की पावर m है इज इक्वल टू समथिंग, तो ये जो m पावर है उस तरफ जाके कितनी पावर हो जाएगी 1/m। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये बात। डन। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 into 2 plus 6 divided by 4 into 3 minus 2 कीजिए सॉल्व। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैथ वाले स्टूडेंट उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 9th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, लेकिन हम उस टाइम इतना ध्यान नहीं देते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। बीच बीच में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो नोट कीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए इधर सेम वैल्यू आपको नजर आ रही है तो ऐसा नहीं है ऊपर नीचे से आप इनको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं होता है जब तक कि कंप्लीट वैल्यू में से कॉमन ना हो। अगर मान लिया ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता, अगर मैं आपको देती 4 2 plus 6 डिवाइड बाय 4 3 minus 2 और यहां मल्टीप्लाई का साइन होता, तो आप यहां पर कैंसिल कर सकते थे 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि पूरी वैल्यू के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, लेकिन यहां देखो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, केवल ये 4 into 2 4 केवल 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कीजिए विद एग्जांपल अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में। तो 4 into 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे 8 plus 6, इधर भी पहले इसको सॉल्व करेंगे 4 into 3 12 12 minus 2। बात समझ आ रही है? पहले मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए ऊपर देखो कितना आया 14 and 10 और यू कैन राइट इट एज 7/5। ठीक है, डन। यहां तक बताइए किसी को कोई भी दिक्कत, समझ आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पावर, कि अगर क्वेश्चन में पावर आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। जैसे मान लिया अगर आपको दे रखा है 2 की पावर 3, तो ये जो 2 होता है इसको क्या बोलते हैं? इस 2 को हम बोलते हैं बेस। ये नोट करना कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में। और ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, अब 2 की पावर 3 अगर आपको कहीं पे दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 क्यूब का मतलब क्लियर है, 2 की मतलब ये जो बेस है उस वैल्यू की इतने टाइम मल्टीप्लाई। तो बताओ 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2, राइट? अच्छा, अब पावर क्लियर हो गया। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो, मान लिया 2 की पावर -3 है, ठीक है, तो जो नेगेटिव पावर है इसको आप डिवाइड में ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, डिटेल में हम इसको एक पूरा चैप्टर है हमारा इंडिसेस, उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ आप। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है बीच बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे, तो ये अभी समझ लीजिए। ठीक है, 2 की पावर -3 1/2 क्यूब, ये बात क्लियर। अब ये हमारा क्या हो गया 1/2 into 2 into 2। ठीक है, तो समझ आया पावर का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू हमारे बेस में है उसको जितने पावर है उतने टाइम मल्टीप्लाई। क्लियर? ओके, तो मुझे बताओ 2 की पावर 2 का मतलब क्या बना? 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 into 2 हो जाएगा, राइट? तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 0 कितना होगा? 2 को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, है ना, 0 टाइम मल्टीप्लाई, राइट? यानी कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, तो फिर हम इसको किसके इक्वल रखें?
2 की पावर 0, इसको हम किसके इक्वल रखें? कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट? तो नोट कीजिए 2 की पावर 0 होता है 1 के इक्वल। क्यों? देखो जब अपने पास कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं होता, कुछ भी ऐड करने के लिए ना हो, वहां 0 प्रेजेंट रहता है। जैसे अगर मैं लिखूं 5 में कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है, तो 0 ऐड कर दो तो हमारी वैल्यू सेम रहेगी, राइट? तो जब हमारे पास कुछ भी ऐड करने के लिए ना हो तो वहां 0 प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही जब हमारे पास कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए ना हो, वहां 1 प्रेजेंट रहता है। जैसे 5 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है तो सेम रहेगी ना वैल्यू, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, है ना? आपने पढ़ा होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यही तो आइडेंटिटी होती है ना हमारी, कि जब ऐड करने के लिए नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, यानी कि देयर इज नथिंग टू ऐड, 0, कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, 1। तो इसीलिए देखो यहां हमारे पास कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, 2 को 0 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो व्हेन देयर इज नथिंग टू मल्टीप्लाई देयर इज 1। ओके, हाँ जी, पावर समझ में आया कि पावर का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई। क्लियर? ठीक है, इसके जो रूल्स है वो सब हम डिटेल में इंडिसेस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये मैंने क्यों बताया, अभी हम कैलकुलेटर ट्रिक्स करने वाले हैं, तो उन कैलकुलेटर ट्रिक्स में एटलीस्ट आपको पता तो हो ना कि पावर होती क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टर, अच्छा आपको प्राइम का मतलब पता है क्या? तो मुझे बताओ क्या 5 प्राइम है? यस। देखो प्राइम के लिए क्या होता है कि वो वैल्यू केवल खुद से और 1 से डिविजिबल हो, बाकी किसी भी वैल्यू से डिविजिबल ना हो, यही मतलब होता है ना। तो बताओ क्या 7 प्राइम है? यस। क्या 10 प्राइम है? नहीं, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं ना, 5 और 2। तो प्राइम नंबर के फैक्टर केवल वो वैल्यू और 1, केवल यही फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्राइम नंबर होते हैं जिनके फैक्टर केवल 1 एंड इटसेल्फ, दो ही फैक्टर हो। क्लियर? तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं? अच्छा आपको ये पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? कौन सा? 2। ठीक है, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट। अच्छा इन नंबर को क्या बोलते हैं? ये हमारे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर, और ये जिनके फैक्टर केवल 1 एंड इटसेल्फ, दो ही फैक्टर हो, इनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2। और 2 कैसी वैल्यू है? एक इवन वैल्यू है, लेकिन इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं। तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है हमारा, 2। ओके, अब प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 24, हमें करने हैं इसके प्राइम फैक्टर, राइट? तो देखिए कैसे करेंगे। यहां हमने लिखा 24, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे डिविजिबल हो, तो बताइए क्या आएगा? 2। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ गई 1 एंड 2। अगेन देखो 2 से डिविजिबल है ये वैल्यू, तो अब देखो हमारे पास कितना आ गया? 6। अगेन 2 से डिविजिबल है, तो ये वैल्यू अगेन 2, यहां क्या आ गया? 3। तो इसको आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, या फिर 3 पे जा रहे लास्ट वाली वैल्यू हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी 2, 2, 2, 3, इनको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हमारे 24 के प्राइम फैक्टर बन गए। ठीक है, तो देख आप चेक कर सकते हैं सारी वैल्यू हमारी प्राइम वैल्यूज है। क्लियर? क्लियर है प्राइम फैक्टर कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मैंने आपको दिया 484,
कीजिए इसके प्राइम फैक्टर 484। डन। हाँ जी, यस, आप अपना आंसर चेक कर लीजिए 484। तो देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू अपनी क्या आ रही है 2 पे गया 2 4 2 अगेन 2 पे जा रहा है तो ये वैल्यू आ गई 1 2 1। अब चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल के लिए इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है। 4 तो हमारा प्राइम नंबर ही नहीं है। 5 से डिविजिबल के लिए 5 एंड 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, लेकिन अपने को तो पता है ना 121 क्या होता है 11 स्क्वायर होता है, तो ये 11 पे जाएगा एंड 11 इज ए प्राइम नंबर, तो ये 11 पे गया तो 11 1। ठीक है, तो देखिए 484 क्या बनी इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। तो क्लियर है प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये क्या होते हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट कीजिए, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे 25 है, हमें फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं, यहां अंडरस्टूड है वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 25 के प्राइम फैक्टर किए, 25 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5। ठीक है, जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो दो वैल्यू के कॉम्बिनेशन रूट से बाहर आएंगे, तो 5 इंटू 5 एक बार बाहर आएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। तो क्लियर है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो बताओ आप क्या 24 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए चेक करते हैं, 24 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया, तो अंडर रूट 24, इसके फैक्टर है अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दो के कॉम्बिनेशन ही बाहर आ सकते हैं, तो बताइए दो के कॉम्बिनेशन केवल एक ही बन रहा है ना, तो ये 2 हमारा इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2√6। ठीक है, चलिए अब 484 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। 484 स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, तो इसमें भी दो वैल्यू के कॉम्बिनेशन बाहर आएंगे, तो 2 इंटू 2 11 इंटू 11, राइट। तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट्स अंडर रूट से बाहर आके 2, 11 इंटू 11 दो का पेयर है, अंडर रूट से बाहर आया 11, तो ये आपका सारी वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ रही है, तो 22 इसका स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर है स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए देखिए फॉर एग्जांपल अंडर रूट 125 दिया, तो इधर लिखा होगा आपको 3 गिवन होगा, क्योंकि 2 अंडरस्टूड होता है, लेकिन 3 4 5 जितनी भी पावर हो वो आपको गिवन होगी। तो जितनी भी पावर दे रखी है उतने के पेयर आपके बाहर आएंगे। ठीक है, तो 125 हमें पता है 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तीन वैल्यू हमें बाहर लेनी है, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 5। तो क्लियर है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करने। ओके, अब इस वैल्यू का आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, वेरी इजीली। तीन वैल्यू के पेयर बाहर आ जाएंगे, तो ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, राइट। तो अगर हमें लिखना है इसका क्यूब रूट,
तो क्या बन जाएगा, 2 हमारा बाहर आया और 3√3। क्लियर? अच्छा, इसका हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 3 का कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसका हम क्यूब रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए क्लियर है सभी को? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है। डन सभी को? हाँ जी, यहां तक बताइए क्लियर है सभी को? ओके, चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए। कुछ कैलकुलेशंस है, ये मुझे करके दिखाइएगा। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सो ऑन 1 - 1/100। और ऑप्शंस भी मैं इसमें दे देती हूँ 0.01, 0.001, 1 एंड 0.1। ठीक है, हाँ जी, करो सिंप्लीफाई। यस, डन। चलिए देखते हैं। देखो इस स्टेप, ये अभी मई 19 में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया था एग्जाम में, तो है तो इसमें कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, राइट? तो इस तरह से कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए। कैसे करोगे इसको कैलकुलेट? 1 - 1/2, 1 - 1/3। अब आप कहोगे इसमें ब्रैकेट भी है, माइनस साइन भी है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, राइट? तो 1 - 1/2 बताइए सॉल्व कर सकते हैं? यस, एलसीएम लेना हमें आ गया, तो 2 एलसीएम, स्टेप बाय स्टेप देखना। 1 है इधर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहां क्या लिखेंगे? 2, तो 2 - 1। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए 3 एलसीएम, ये बन जाएगा 3 - 1, नेक्स्ट वैल्यू 4, 4 - 1 एंड सो ऑन 100, और इधर क्या हो गया? 100 - 1। क्लियर है यहां तक? तो 2 - 1 कितना? 1/2, 3 - 1 2/3, 4 - 1 3/4, अप टू सोन देखना ये वैल्यू चलती जाएगी 99/100। यहां तक बताइए बात समझ आई क्या? ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये स्टेप ध्यान से देखिएगा। मुझे बताओ 99/100 है और इधर देखो 1 2 3 कॉन्सिक्वेटिव वैल्यू आती जा रही है ना, तो क्या पैटर्न पकड़ पा रहे हो? 99 से पहले बताओ कितना आना चाहिए? 98/99, राइट? क्लियर है यहां तक? तो बताओ, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? 4/5, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देन 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, इस तरीके से कैंसिल होता जाएगा ना। तो ये 98 से 98, 99 से 99, ये सारी वैल्यू कैंसिल। ओके, तो बताइए क्या बचा? केवल इधर हमारी वैल्यू बची है स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंड एंडिंग वैल्यू 100, राइट? तो केवल ये 2 वैल्यू हमारे पास है, तो इसको क्या लिखा? 1/100, और यू कैन राइट इट एज 0.01, है ना? ऊपर जो वैल्यू है उससे 2 स्टेप पहले हम पॉइंट लगा देंगे। डन? तो हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो क्लियर है इस टाइप की कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करना है?
ओके, नेक्स्ट देखिए, ये अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट नोटबुक में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें भी सेम वही बोर्ड मास का रूल लगाना है ना। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स, तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, उनको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर पावर्स भी है, लेकिन हमने प्राइम फैक्टर भी तो सीखे है ना। तो बताओ क्या 64 के हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं क्या? चलिए करते हैं इसके प्राइम फैक्टर 64 के। हाँ जी, हमने लिखा 64 कितने पे जा रहा है, 2 पे, 32 अगेन 2 पे, 1 6 अगेन 2 8 2 4 2 2 2 1, राइट। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम। तो बताओ क्या मैं 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ? यस, तो इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 6। अब साथ में क्या है, 2/3, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो हमारे पास देखो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 4, सीधा मैं यहां पे लिख दूं। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देखो 2 की पावर -2, नेगेटिव पावर हमें पता है डिवाइड में जाके पॉजिटिव, तो 1/2 स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर। अब डिवाइड का साइन है डिवाइड, और 8 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1। अब 1 को मल्टीप्लाई में लिखो या डिवाइड में, एक ही बात है ना, क्योंकि डिवाइड का साइन है, रिवर्स करेंगे तो 1/1 अगेन 1, तो इनटू 1। यहां तक बताइए बात समझ में आई, क्लियर है। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 स्क्वायर कितना, 4, और साथ में क्या है 1/2, कैंसिल हो रहा है 4, तो ये वैल्यू हमारी आ गई, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, साथ में 1/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 के इक्वल। डन, तो ये हमारा आंसर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट कीजिए सॉल्व। तो देखो समझ आ रहा है ना धीरे धीरे हमारी ये जो स्टार्टिंग में हमने किया था कि किस टाइप से हम क्वेश्चन में इनको यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1/9। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम वाला बस वही लगाना है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, लास्ट स्टेप से आप स्टार्ट करोगे। देखो लास्ट स्टेप क्या है, 1 + 1/9, केवल इस वैल्यू को माइंड में रखिए, बाकी कुछ नहीं सोचना, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हाँ जी, देखिए हमने सॉल्व किया 1 + 1/9, एक बार मैं साइड में लिख लेती हूं। हाँ जी, अब बताओ 9 एलसीएम, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, 9 + 1 कितना, 10/9। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ओके, तो देखो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई, 10/9। ओके, तो 1 + 1 + 1/, बाकी किसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 10/9। ओके, अब कोई भी वैल्यू डिवाइड में है उसको हम रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू है इसको हम रिवर्स लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 9/10। चलिए बाकी सारी वैल्यू एज इट इज, केवल इस वैल्यू को हमने लिख दिया 9/10। यहां तक बात क्लियर? ओके, अब देखो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं 1 + 9/10 को, क्लियर। अब 10 एलसीएम, तो ये क्या बन गया, 10 + 9 मीन्स 19/10। ओके, तो यहां लिख लेते हैं हम 1 + 1 +, ये वैल्यू हो गई 19/10।
अगेन वैल्यू डिवाइड में है तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10/19। ठीक है, अब 19 एलसीएम, ये आ गया 19 प्लस 10 यानी कि 29/19। तो ये हमारा आंसर। तो समझ आ रहा है कि कैसा भी क्वेश्चन हो, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है ना कि एलसीएम लेना है, तो ऐसे अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को कि स्टेप से कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अपने को इतना डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि देखो अभी मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया कि करना कैसे है, लेकिन ये सारी चीज हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो कल सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छा, कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन सा लाना है। कैलकुलेटर आप कोई भी ले सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि वो 12 डिजिट वाला होना चाहिए, क्योंकि 10 डिजिट वाले में हमारी कुछ कैलकुलेशंस उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, दूसरी बात, ये पॉइंट सारे अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिख के रख लेना। 12 डिजिट टैक्स एंड जीएसटी बटन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जीटीओ तो बेस्ट है, जीटी वाला बटन ले लेना, और बाकी तो बेसिक जो हमारे होते हैं M+, M-, ये सारे बटन्स तो होते ही हैं। मेन आपका टैक्स और जीएसटी बटन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, और 12 डिजिट लेना है, समटाइम 10 डिजिट का मिलता है, उसमें अपनी कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। तो कैलकुलेटर आप कोई भी ले सकते हो, ऑरपैड का ले सकते हो, केशियो का ले सकते हो, या फिर सिटीजन का ले सकते हो। सभी कैलकुलेटर अच्छे हैं, जो भी आपका परफेक्टली वर्क कर जाए। अच्छा, कैलकुलेटर भी 2 कैलकुलेटर लेना, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम एक जैसे कैलकुलेटर लेना, क्योंकि हमारी पूरी प्रैक्टिस बन जाएगी पूरे के पूरे अपनी जर्नी में। 9, 6, 7, 8 जो भी मंथ आपको लगेंगे ये अभी फाउंडेशन में, तो एग्जाम तो आप 8, 9 मंथ के बाद दोगे ना, तो हमारी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि बटन आगे पीछे होते हैं। तो वो एकदम से अगर आप वहां पर नया कैलकुलेटर लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो जिस कैलकुलेटर पे आप अभी काम कर रहे हो, एग्जाम में भी उसी कैलकुलेटर पे ही काम करना है। तो 2 ले लेना जो एक जैसे हो। ठीक है, क्योंकि बाय चांस अगर कुछ खराब हो जाता है, एग्जाम टाइम में कुछ खराब हो जाता है, तो आपको एकदम से प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो 2 कैलकुलेटर, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर लेना है, और कल सबके पास कैलकुलेटर होने चाहिए। अच्छा, नोटबुक सबने बना ली है? नोटबुक सबने बना ली? ओके, फर्स्ट वन इज फॉर कॉन्सेप्ट नोटबुक। ठीक है, जो भी क्लास में कराया जाए वो आप कॉन्सेप्ट उसमें लिखोगे। ठीक है, रफ नोटबुक जिसमें आप क्लास में काम करोगे, और फेयर नोटबुक में केवल एक्सरसाइज, वो भी सीक्वेंस में। हाइलाइटर का काम समझ में आ गया था? हाइलाइटर आपके 3 कलर के हाइलाइटर होने चाहिए। 1 फॉर जो आपके डाउट्स आते हैं, सेकेंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मीन्स कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो आएंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 हाइलाइटर आप लोग लोगे, इससे आपका माइंड मैनेज रहेगा। डन? ओके, चलिए, तो अभी एक लेक्चर और लगेगा हमारा कैलकुलेटर ट्रिक्स में, उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे जो अपना सिलेबस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेती हूँ, नोट कर लो। जो अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक है ना, उसमें नोट करो ये सिलेबस। हमारे टॉपिक है बिजनेस मैथमेटिक्स, second one is logical reasoning, and third one is statistics। तो ये 3 हमारे पेपर है
बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से ये हमारा है 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग ये रहेगा हमारा 20 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। ठीक है, यस। तो ये जो आपके क्वेश्चन है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, जो कि आपका थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर 100 मार्क्स का। और ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 2 3 4। जो भी ऑप्शन आपका आंसर है वो आपको फिल करना है। ठीक है, अच्छे से फिल करना है, बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अंदर भी कुछ आपका नहीं रहना चाहिए। और ये सर्कल किससे फिल करना है? ये सर्कल हमें फिल करना है पेंसिल से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बच्चे पेन से फिल कराते हैं। ठीक, तो पेन से फिल करने में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, पेंसिल से फिल करने और OMR शीट अच्छे से फिल करनी है, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होते हैं और कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देता है अगर सर्कल से बाहर जाए, सर्कल डार्क ना हो या फिर सर्कल पूरा फिल ना हो। ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। ओके, अब इसमें आपके टोटल 19 चैप्टर्स है। ठीक है, अच्छा, ये अभी आपके इंडिविजुअल पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, मिक्स क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका मान लिया पहला क्वेश्चन मैथ का है, फिर रीजनिंग हो सकता है, स्टैट हो सकता है, या 2-4 क्वेश्चन आपको मैथ के दे दिए, फिर 3-4 क्वेश्चन स्टैट के दे दिए, फिर रीजनिंग दे दिया। मतलब पेपर हमारा मिक्सअप आने वाला है, खिचड़ी बना के। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल आपको सारे टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब इतने सारे टॉपिक एक साथ आएंगे, टोटल 19 चैप्टर, और फिर वो भी सारे मिक्स, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा किस चैप्टर में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सारे इंडिविजुअल टॉपिक पढ़े, फिर हम 1 या 2 आपको फुल लेंथ पेपर प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक साथ जब इतने सारे टॉपिक आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट लिखिए कि हमारा जो पेपर आएगा वो मिक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके कोई मैथ का होगा, कोई रीजनिंग का, कोई स्टैट का। ओके, टोटल है आपके 19 चैप्टर्स, 19 चैप्टर्स। तो इनको 3 पार्ट में, 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेवल बिल्कुल आपका जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट जिसमें आपका होगा। ठीक है, तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। फिर सेकेंड लेवल में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, और थर्ड लेवल, ये लेवल भी नोट कीजिए, टोटल आपके 3 लेवल्स में डिवाइड है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेवल 2 में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे, और लेवल 3 होगा आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो जो लेवल 3 है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक तो आप नहीं कर सकते ना लेवल 3। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक ही कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। अच्छा, जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके मन में होता है कि +1 +2 में तो हमारे पास मैथ था नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। देखो, ये CA का एग्जाम है, अब CA को तुम्हें साइंस वाला मैथ पढ़ा के क्या मिलेगा, इसका नाम ही बिजनेस मैथमेटिक्स है, राइट। तो आपकी चीजें बस वही है, जो आपकी बेसिक नॉलेज देखेगा। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चंस बने हुए हैं मैथ्स में, जिसके कारण बच्चों को डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया या इस टाइप की जो चीजें हैं ना, उससे डर लगता है, तो वो सब चीजें तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है।
केवल आपकी बेसिक नॉलेज ही इसमें दे रहा है, ठीक है। तो डरने वाली बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो टॉपिक सारे करने हैं, क्योंकि नॉलेज हमें सारे टॉपिक्स की होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपके कोरिलेशन रिग्रेशन है या प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए फिर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ना, वो आपकी थ्रू आउट काम आएगी। तो अपने को बेसिक करना है अच्छे से, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे टॉपिक करने हैं, ठीक। लेकिन अपन उसमें से बेसिक बहुत अच्छे से कर लेंगे तो एडवांस लेवल अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आप करके देखना, बेसिक होने के बाद एडवांस आप अपने आप सोल्व कर पाओगे, और उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस ट्राई करना। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन आप 100% सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहले मेन आपको फोकस करना है बेसिक पे, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप एडवांस पे जा पाओगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स, इसमें आपके चैप्टर है फर्स्ट रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। हाँ जी, नोट कर लीजिएगा, ये आपके फर्स्ट पेज पे होना चाहिए ये सब लिखा हुआ। रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग। सेकेंड चैप्टर है इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। permutation and combination, sequence and series, set relation function, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। लॉजिकल रीजनिंग में आपका आएगा नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एंड odd man out series। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एंड सिलोजिज्म। इनकी वेटेज में भी आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो पहले ये सारे टॉपिक नोट कीजिए कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में स्टार्टिंग में। नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, measures of central tendency and dispersion, probability, theoretical distribution, correlation and regression,
इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज। हाँ जी, टॉपिक एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। डन। चलिए अब इनकी वेटेज देखते हैं। रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, इक्वेशन मैट्रिसेस एंड लीनियर इनइक्वालिटी, ये जो आपके स्टार्टिंग के 3 टॉपिक हैं, इनकी कंबाइन वेटेज आईसीआई ने दी है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल वेटेज नहीं है, इनकी कंबाइन वेटेज है 20% to 30%, 20% to 30%, यानी कि 8 to 12 क्वेश्चन। मीन्स मिनिमम 8 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे, हो सकता है 12 क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसकी इंडिविजुअल वेटेज है 30% to 40%, मीन्स 12 to 16 क्वेश्चन। तो मिनिमम 12 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 16 क्वेश्चन, लेकिन अभी तक जो पास्ट ईयर एक्सपीरियंस है उसमें 15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें मिनिमम आपके 12 क्वेश्चन और मैक्सिमम 16 और 15 क्वेश्चन आपके ऑन एन एवरेज आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है ना, फाउंडेशन तो 2018 से ही आया, मई 2018 से, उससे पहले सीपीटी हुआ करता था। ठीक है, तो फाउंडेशन में अभी तक आपका मई 18 से लेके नवंबर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में ये आपका 15 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी केवल इंपॉर्टेंस अभी अभी नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है, आगे भी ये टॉपिक आपका इंटर में भी, फाइनल में भी, हर जगह, और रियल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सेट एंड डेरिवेटिव। इन सब की भी कंबाइंड वेटेज है, इंडिविजुअल वेटेज नहीं है, 30% to 50%। तो इसमें से आपके आएंगे 12 to 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिनिमम 12 क्वेश्चन, तो अगर अपन 12 क्वेश्चन मिनिमम मानते हैं तो 4 आपके टॉपिक है, तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस हुए, लेकिन अगर 20 मानते हैं तो 5 क्वेश्चंस। लेकिन अभी तक इसमें से हर एक में से 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये सब? ओके। इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी स्टार्टिंग के 3 टॉपिक, इनकी कंबाइंड वेटेज है 60% to 70%, जिसमें से आपके आएंगे 12 to 14 क्वेश्चन। ठीक है, एंड लास्ट वाले जो 2 टॉपिक है इनकी वेटेज है 30 to 40%, यानी कि 6 to 8 क्वेश्चन। डन? ओके, लास्ट लिखिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल, इनकी कंबाइंड वेटेज है 45 to 50%, मीन्स 18 to 20 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल, इसकी भी कंबाइंड वेटेज है 25 to 30%, मीन्स 10 to 12 क्वेश्चन। Correlation regression individual weightage 10 to 15%, means 4 to 5 question, and इसकी भी individual weightage 10 to 15%, means 4 to 5 question। हाँ जी, कर लिया नोट सभी ने? तो देखो यहाँ अपने को सिलेबस तो पता चल गया, टोटल मिला के 19 चैप्टर्स है और इनकी वेटेज क्या है। अब एक बार एक बात और सुन लो, जो नॉन मैथ वाले बच्चे होते हैं और मैथ वाले स्टूडेंट है, तो सारे ही सुन लो, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सबके लिए नया है, राइट? तो 20 मार्क्स का आपका एज इट इज ये जो पेपर है 20 मार्क्स का सबके लिए नया है, राइट? ओके, यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल 100 मार्क्स की, तो 80 मार्क्स मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं मैथ स्टूडेंट की,
ठीक है, एक बार मैथ स्टूडेंट की बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा हुआ होता है इसमें से। मैथ स्टूडेंट ने रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग, ये जो टॉपिक है ये आपका बिलो 10 का टॉपिक है, लेकिन लेवल आपका वही नहीं है कि 9th और 10th में जो आपका लेवल था वो लेवल नहीं है। और लॉगरिथम तो नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता। +2 में, +1 +2 में अगर मैथ है तो इक्वेशन एंड मैट्रिसेस में केवल ये जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक है ये पढ़ा हुआ होता है। लीनियर इनइक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबके लिए नया है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ होता है। सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा हुआ होता है एंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आप ऐसे ही हाईलाइट कर लेना और ये चीज भी लिख लेना। हाँ जी, तो यानी कि जो लास्ट वाले ये जो 4 टॉपिक है प्लस लीनियर इनइक्वालिटी एंड इक्वेशन मैट्रिसेस में से मैट्रिसेस, राइट, ओके। प्लस उन्होंने इसमें स्टैट का पोर्शन है प्रोबेबिलिटी, ये भी पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो बात कर रहे हैं मैथ स्टूडेंट की, और उन्होंने कोई टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ा हुआ होता जो इनका फाउंडेशन का सिलेबस है, राइट। तो हम अगर बात करें मार्क्स की तो ऑन एन एवरेज मैट्रिसेस में से आ जाते हैं 1 से 3 क्वेश्चन, लीनियर इनइक्वालिटी 1 से 2 क्वेश्चन, और इसमें अपना मैक्सिमम है, ये 4 टॉपिक तो कंबाइन ही है ना, 12 से 20 नंबर की जो आपकी है। यानी कि अगर अपन इसका मैक्स भी ले ले तो 20 ये, और 1 क्वेश्चन इसमें से आता है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से, 23 मार्क्स का हो गया। ओके, 23 प्लस ये जो टॉपिक है 5 नंबर का इसमें से आता है, 5 से 6 नंबर का, 5 to 6 मार्क्स। तो अगर अपन मैक्स भी पकड़ ले, वैसे इतना आता नहीं है पेपर में, तो 5 to 6 ये प्लस 20 तो 25 और 3 और 2 5, हार्डली उन्होंने 30 मार्क्स का पढ़ा हुआ होता है अगर उनके पास मैथ्स है ना। बाकी तो सारा यहीं पे सीखेंगे। तो डरने वाली बात तो नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि मैथ वाले बच्चों ने भी 2 साल एफर्ट्स करके बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ रखा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जिनके पास स्टैट्स इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक स्टूडेंट, उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है। देखो, उन्होंने कम से कम स्टैट तो पढ़ी हुई है, तो ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पढ़ा हुआ होता है, बट इस लेवल का नहीं पढ़ा होता जिस लेवल का अपना फाउंडेशन में है। कोरिलेशन, इसमें रिग्रेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होता, और इंडेक्स नंबर उसमें कुछ एक टॉपिक पढ़े हुए होते हैं, राइट, बाकी सब नया है। तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो 20 एंड 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से, राइट। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो 25 मार्क्स का उन्होंने भी पढ़ा हुआ होता है, तो इकोनॉमिक स्टूडेंट ने भी 25 मार्क्स का पढ़ा हुआ होता है। तो बहुत ज्यादा तो गैप नहीं है इन दोनों में, राइट। ठीक है, अब जिनके पास मैथ्स भी था प्लस इकोनॉमिक्स भी थी, दोनों ही थे, तो उन्होंने देखो कितने मार्क्स का पढ़ रखा है। जिनके पास ये दोनों थे उन्होंने पढ़ रखा है 55 मार्क्स का, राइट, 50 to 55 मार्क्स का। क्लियर? तो यहां तक बताइए बात समझ में आई? तो आपका जो गैप है ना कि हमारे पास मैथ नहीं था, जो रोंदू बच्चे होते हैं कि हमारे पास तो मैथ नहीं था तो हम कैसे पास होंगे, और मैथ वाले बच्चों ने भी कितना पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जो रीजनिंग है, ये जो 20 मार्क्स की रीजनिंग है, ये आपको मार्क्स दिला देगी। ठीक, फिर 15 नंबर का हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स की रीजनिंग प्लस 15 मार्क्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अगर हमने स्टैट भी पढ़ा हुआ है, चलो हम यही मान लेते हैं जितना अपन ने पढ़ ही रखा है, प्लस 25 मार्क्स है ना, बाकी तो हम नया सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी हो गया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, टाइम सीरीज हो गया। ठीक, लेकिन जितना आता है अगर हम उसकी भी बात करें, और ये इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर हम इतना भी कर लें तो कितने हुए, 60 मार्क्स ही आपके हो गए, है ना। तो 60 मार्क्स में से क्या आप 40 मार्क्स नहीं ले सकते?
तो इतना तो यानी कि पासिंग का जुगाड़ तो बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा ये तो पता है ना कि 100 मार्क्स में से अपने को मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक अगर ढंग से कर लिए तो मार्क्स तो तुम्हारे 100% पास हो, लेकिन लेवल ये होना चाहिए कि ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट अच्छे से आए, ये नहीं हो कि इसमें से भी आपको कुछ ना आता हो। अच्छा एक पॉइंट और नोट करो, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग। तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है ये आपकी होगी 0.25 मार्क्स, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके तो मार्क्स गए, प्लस जो सही है उसके भी 0.25 मार्क्स जाएंगे, ठीक है। ओके अच्छा इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, जब मैं एग्जाम के बारे में तुम्हें बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे कैसे आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की कई बच्चे पूछते हैं हम एबीसीडी कराएं क्या, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एबीसीडी आप लोग कराएं। एक स्टूडेंट ने तो बड़ा अजीब सा मुझे बताया कि मैम पैटर्न होता है सीए के एग्जाम में, मैंने कहा कैसे, कहते अगर मान लिया शुरू के 4 क्वेश्चन है उनका आंसर आया ACCB, मान लिया ये आया, तो बाकी के सारे क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा ACCB। मैंने कहा बच्चा ऐसा नहीं होता है ना कि ACCB लिखा है और आपका पूरा पेपर हो गया, इतना बेवकूफ नहीं है ICI, ठीक है। तो इस टाइप की जो र्यूमर्स होते हैं उन पे विश्वास नहीं करना है, अपना आराम से पेपर करो। अच्छा अब कई बच्चे बोलते हैं कि मैम पेपर अगर ना आता हो तो ABCD कराएं क्या, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। ऐसा नहीं, मैं सिस्टमेटिकली तुम्हें बताऊंगी कि अगर चांसेस आपको एलिमिनेशन मेथड से कुछ ऑप्शन कट करके 50% भी लगता है तो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउटफुल है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करके आना है। 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो नहीं करके आना, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो सारे सिलेबस आप करने वाले हो इसके लिए नोटबुक मैंने बता दी कि 3 नोटबुक आपको लेनी है, राइट। लेकिन ये सब भी करते हुए ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो ये पॉइंट भी आप अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में नोट कीजिए। फर्स्ट थिंग, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट मीन्स जो भी करो समझ के करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्या नजर आ रहा है, क्या है, पेड़ है, हरा भरा पेड़। आप चाहते हो कि ये आपको हमेशा फल फूल दे, राइट, तो आप क्या करोगे, पानी दोगे, राइट। तो जो आप ये पानी दे रहे हो वो कहाँ दे रहे हो, जड़ों में दे रहे हो ना, राइट। तो ये जो आपके एफर्ट्स है, पानी है, आपकी मेहनत है, वो कहाँ दे रहे हो, वो जड़ों में दे रहे हो, राइट, है ना, जड़ों में। तो ये जो आपके पेड़ है अपने आप ही फल फूल जाएगा। तो यही सब चीज इस मैथ में भी अप्लाई होती है कि आपको जो एफर्ट्स करने हैं वो कहाँ करने हैं, बेसिक पे करने हैं, ठीक है। अपने जो एफर्ट्स है वो जड़ों में करो, वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे करो, ठीक है। बिल्कुल सारे चैप्टर्स के बेसिक अच्छे से समझो तो एडवांस लेवल क्वेश्चन या उससे आगे वो तो आप अपने आप ही कर जाओगे, ठीक है। तो जड़ों पे काम करना है, सारी चीज जो भी करो समझ के करो, क्योंकि देखो आगे जाके आपकी जो चीजें काम आएगी वो आपकी नॉलेज काम आएगी, मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, आपकी नॉलेज मैटर करेगी, तो इस नॉलेज को गेन करने पे ध्यान दो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस। अच्छा मैथ में ये नहीं कि केवल आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। चलो आप लोगों को एक काम दो, लिखो, आप अपना नाम लिखो या कुछ भी, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। हाँ अब इसमें आप अपना नाम लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया माई नेम इज रितु जिंदल, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं क्या आप यही सेम स्पीड सेम हैंडराइटिंग के साथ लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो, नहीं ना, कोई भी नहीं लिख सकता,
है ना। कुछ एक स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस कर लियो तो वो बात अलग है। तो इसी टॉपिक पे तो हम बात कर रहे हैं ना कि प्रैक्टिस। हाँ, तो देखो आप लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि आपने देखो बॉडी वही है, नॉलेज है आपके माइंड में, तो नॉलेज है ना आपको लिखना क्या है, राइट। कैसी फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप नहीं लिख पा रहे। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने अपने लेफ्ट हैंड को प्रैक्टिस नहीं कराई। देखो कई बार होता होगा आपका एग्जाम में बैठे हैं, आपने पढ़ा था, दिमाग में आएगा कि ऐसा ऐसा कुछ हमने किया था, लेकिन एग्जैक्टली क्या था वो तो हम नहीं बता पाते ना, है ना। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम कुछ लिख रहे हैं तो याद आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो नहीं याद आता है। तो वो किस लिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप नहीं कर पाओगे, है ना। ऑल योर एफर्ट्स आर इन वेन। तो सेकंड पॉइंट लिखो प्रैक्टिस, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम। प्रैक्टिस भी एटलीस्ट 5 to 6 टाइम। तो दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। देखो बच्चों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कोई कितने भी एफर्ट्स लगा ले आपके लिए, कितना भी अच्छे से अच्छा समझा ले, लेकिन जब तक आप मैथ खुद सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिख लीजिए कि एक एक पॉइंट आपको, एक एक चीज जो समझाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रिवीजन है एटलीस्ट 5 to 6 टाइम, हमारे माइंड में आपको पता है ना कि जैसे कुछ भी चीज सिखाई जाती है तो कहते हैं एटलीस्ट 21 टाइम आपको उसको करना चाहिए, है ना। या जब हम स्टार्टिंग में साइकिलिंग करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अब पेडल मारना है, अब ब्रेक दबाना है ना। लेकिन जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं, जब हमें अच्छे से आ जाती है, तो क्या आप उस टाइम एफर्ट्स लगाते हो, नहीं, है ना। तो इसी तरह होता है, जैसे अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो कितना ध्यान रखना पड़ता है कि अब क्लच दबाना है, अब क्या करना है, ब्रेक पे पैर रखना है, या कई बार जैसे रेस पे पैर रखा जाता है ब्रेक की जगह, है ना। लेकिन कितने कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऑटोमेटिक होता कैसे है। देखो कोई भी चीज, हमारे माइंड की जो जनरल टेंडेंसी होती है वो होती है 21 टाइम्स अगर हम कोई चीज कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती है ना। ये दो तरह के माइंड होता है ना, अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक मोड पे, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब आपको 21 टाइम्स कोई चीज करने का तो टाइम नहीं है ना, सी कोई इतना बड़ा कोर्स है तो वो आप 21 टाइम्स तो नहीं कर सकते। तो कम से कम 5 से 6 बार आपको करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके उसमें क्या होता है, आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स फिर भी लगेंगे, 5 to 6 टाइम में आपका नहीं हो पाएगा, लेकिन एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो एफर्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अब 21 टाइम्स आप एक चीज कर सकते हो, जैसे जो आपके फॉर्मूले आएंगे ना, फॉर्मूले हो गए या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए, है ना, ये चीजें आप बार बार पढ़ सकते हो ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए, आपको उसमें एफर्ट्स ना लगाना पड़े, ठीक है। ओके, अब आपको रिवीजन मतलब ये जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है 5 to 6 टाइम। फर्स्ट होता है कि आप डेली का काम डेली करो, ठीक है, डेली वर्क डेली। इसमें आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन हो जाती है, ये हमारी फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गई। क्योंकि देखो जो हम कोई भी चीज सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी, तो वो 24 घंटे के अंदर हमारे माइंड से डिलीट हो जाता है 70% चीजें। तो अगर आपने डेली का काम डेली नहीं किया, आप सोचिए कि अगले दिन कर लूंगा, तो अगले दिन तक तो वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका ना, ठीक है। तो इसीलिए देखो आपको बचपन से भी सिखाया जा रहा होगा कि बच्चों डेली का काम डेली किया करो, तो वो इसीलिए बताया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा डिलीट फिर भी होगा, लेकिन उसके जो डिलीट होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 30% ही डिलीट होगा, अदरवाइज 70% डिलीट हो जाएगा। तो पहले रिवीजन आपकी होनी चाहिए डेली वर्क डेली, मतलब जो भी कराया जाए, कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो वो रिवाइज हो जाएगा, सिंपल। और नेक्स्ट डे आके क्लास में डाउट्स लो,
क्लियर? ओके, हाँ जी। फर्स्ट डेली का काम डेली करना है, तो ये हमारी होती है फर्स्ट रिवीजन। फिर उसके बाद है सेकेंड रिवीजन, ये हो जाएगी टेस्ट के टाइम पे। जिस टाइम आप टेस्ट दोगे तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड टाइम रिवीजन, राइट। तो उस टाइम आपको टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक उठानी है, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये मैं पहले ही बता रही हूं तुम्हें, टेस्ट के टाइम आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्राई करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्राई। क्योंकि जितनी तैयारी आप ये इस टाइम टेस्ट देते हुए करोगे ना, वो लास्ट तक आपको इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दूसरा आपका रिवीजन होना चाहिए जब आप टेस्ट देते हो, ठीक है, वो 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, वो कभी भी हो। थर्ड है उसमें जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, तो वो जो यूनिट टेस्ट आप इनको बोल सकते हो, तो यूनिट टेस्ट के टाइम पे तो ये आपकी हो जाएगी थर्ड टाइम रिवीजन, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट के टाइम पे थर्ड टाइम आपको रिवाइज करना है। तो यूनिट टेस्ट की भी तैयारी, अब यूनिट टेस्ट में क्योंकि सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, टाइम कम होगा, तो उस टाइम आप ऐसा कर सकते हो, केवल आप अपने फॉर्मुलेस वो अच्छे से रिवाइज कर लो, वो 2-3 बार भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वो भी 2-3 बार कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन है थर्ड टाइम में, यानी कि यूनिट टेस्ट के टाइम पे, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम कर दो, यानी कि केवल आपको इस टाइम करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट के टाइम पे बस इतना सफिशिएंट है, क्योंकि एक बार आप टेस्ट के टाइम पे सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना, उसमें ईच एंड एवरी, चाहे वो टिपिकल क्वेश्चन है, चाहे वो आपका सिंपल क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन टेस्ट के टाइम पे करने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद फोर्थ रिवीजन होगी जो आपके फाइनल मॉक टेस्ट होंगे, फाइनल मॉक टेस्ट, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ टाइम। तो फाइनल मॉक टेस्ट के टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस टाइम भी आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिलेबस और ज़्यादा हो जाएगा, यूनिट टेस्ट में तो कम से कम 1/3 सिलेबस ही होएगा ना, लेकिन फाइनल मॉक टेस्ट में आपका केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन तो उस टाइम दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, प्लस फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाँ जी। तो फाइनल मॉक टेस्ट 1 या 2 टेस्ट होंगे या 3 टेस्ट भी होंगे, तो उस टाइम आपकी 2 या 3 बार रिवीजन हो जाएगी, तो इसको 4 टाइम नहीं 4 to 5 टाइम भी आप कह सकते हो। और लास्ट आपकी होगी जब आपको एक्चुअल एग्जाम देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल एग्जाम, तो आपने अगर इतना कर लिया ना, एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे मैं पूरा पैटर्न आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक कितनी देर पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअल एग्जाम में। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, या तो यहाँ पे लिख लेंगे, या एक पेज जो आपने 3 पेज छोड़े थे, अभी तो 1 ही पेज भरा होगा आपका, या 2 पेज, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्पेस रखना। तो ये आपका हो जाएगा 5th टाइम। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना, तो कोई भी ताकत नहीं है जो आप मतलब एग्जाम में बैठो और आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो कैसे करना है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी कमी रह गई ना, आपने सोचा टेस्ट है, चल भाई कोई और दे देगा, या ABCD मार दी, उस टाइम नहीं रिवाइज किया, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं पे भी लैकिंग नहीं करनी है, प्री प्लान्ड अगर आपने स्टडी की, देखो CA का मतलब ही होता है हार्ड वर्क नहीं करना है अपने को, स्मार्ट वर्क करना है, यही चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है रेगुलर इन क्लासरूम, ठीक है, रेगुलर क्लास लगाइए। क्योंकि जब हम रेगुलर नहीं होते ना, तो क्या होता है कि अपने माइंड में रहता है कि क्या हुआ होगा, कैसे करना है, कुछ भी जरा सा टॉपिक भी छोड़ दिया तो कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं है, इसलिए तो नहीं समझ में आ रहा, तो माइंड में इतनी सारी नेगेटिविटी भर जाती है, ठीक है। तो ट्राई टू बी रेगुलर, ठीक है। कितनी भी दिक्कत हो, कहीं पे मैरिज में जाना है, दिक्कत तो तुम्हें क्या होगी, इतना ही हो सकता है ना कि मैरिज में जाना है या किसी के बर्थडे पार्टी पे जाना है, ठीक है। तो उन चीजों को मैनेज करो, अपना काम छोड़ के मत जाओ कम से कम, ठीक है। ओके, एंड ट्राई टू बी रेगुलर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, जब से प्रॉब्लम किसको बोलेंगे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है ना, कोई इमरजेंसी आ गई, तभी आपको छुट्टी लेनी है या काम नहीं करना है, अदरवाइज बी रेगुलर। क्योंकि देखो जो CA का कोर्स है ना, ये डिसिप्लिन मांगता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो ना, तो नहीं कर पाओगे। तो
तो ये डिसिप्लिन का ही पार्ट है, बी रेगुलर। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन अकाउंट। अब मेंटेन अकाउंट क्या, ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, हाइलाइटर से आपको मेंटेन करना है अपना नोटबुक। अच्छा, वो भी मैंने बता दिया था, जैसे 1 है तो उसके साथ ये नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको हाईलाइट करना है, आपको हाईलाइट करना है केवल 1, इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मेंटेन करना है अकाउंट कि आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से डाउट्स है, कौन से टिपिकल क्वेश्चंस है। तो अगर वो मेंटेन रहेगा ना, क्योंकि अगर मान लिया पूरी बुक में 2000 क्वेश्चन है, इससे तो बहुत ज्यादा है, ये एग्जाम्पल छोटा ले रही हूँ ताकि अभी मत डरो तुम। तो मान लिया 2000 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन ऐसे आए कि जिनमें आपको डाउट्स है, ठीक है। या इनिशियल स्टेज पे मान लिया 800 क्वेश्चन डाउट है और धीरे धीरे करते करते वो 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक। तो आपका माइंड तो मैनेज रहेगा ना कि 2000 क्वेश्चन में से बस ये 200 क्वेश्चन तो डाउट्स है, तो पॉजिटिविटी आएगी कि 1800 क्वेश्चन तो मैं कर पा रहा हूं ना, या कर पा रही हूं ना, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है, मेंटेन अकाउंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि आस्क डाउट। अब कई बच्चे सोचते हैं कि मैं डाउट्स नहीं लूंगा तो सबको लगेगा कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, जबकि होता है इससे बिल्कुल उल्टा है। डाउट्स उसी के आते हैं जो पढ़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब आप घर से पढ़ के आओगे तभी आपका डाउट्स लेने का भी मन करेगा, है ना। आपके डाउट्स ही तब आते हैं जब आप पढ़ते हो, अदरवाइज तो सारी चीज आती है और सारी चीज नहीं आती है, एक ही बात है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पूछिए, डाउट्स लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट नोट कीजिए, आस्क डाउट, क्लियर। चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये हमारी इस जर्नी को और भी खूबसूरत बनाएंगे। फर्स्ट वन इज क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, सेकेंड थिंक प्रैक्टिस, बी रेगुलर इन क्लासरूम, मेंटेन अकाउंट एंड आस्क डाउट, ठीक है। ओके, चलिए। अच्छा, अभी आज तो मैं आपको टॉपिक तो कुछ और नहीं कराऊंगी, एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं, सुनना चाहोगे? हाँ, चलो, उम्मीद भी मुझे यही थी कि आप लोग सुनना चाहोगे। देखो क्या होता है, ये तो चलो मजाक की बात थी जो हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, मैथ्स मीन्स मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी या मेरी आत्मा तुम्हें स्मार्ट बनाएगी, ये सब मजाक की बातें थी। ये एक्चुअल रिसर्च में सामने आया है, ये जो अभी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये कोई मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल रिसर्च है, ठीक है। अमेरिका में ही रिसर्च हुई थी। तो एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में टोटल 50 स्टूडेंट थे एक क्लास में, उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया। 50 स्टूडेंट की वो क्लास थी, ठीक है, और ये थे हमारे खूबसूरत से टीचर। अब इन्होंने क्या किया, इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट था इसमें थे 25 स्टूडेंट्स और जो सेकंड पार्ट था इसमें भी 25 स्टूडेंट, यानी कि 50 स्टूडेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 25 स्टूडेंट। और एवरेज मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे थे, ये नहीं कि किसी एक क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लिए या बिलो एवरेज, ठीक है। ये सब हमारी मेंटेलिटी होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 25 स्टूडेंट। ओके, अब टीचर जी गए फर्स्ट क्लासरूम में, ठीक है। अब वहां बैठे 25 बच्चे और उनको टीचर ने एक क्वेश्चन दिया और ऐसे बोला उनको कि ये जो क्वेश्चन है ना, आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है और कोई भी आज तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता हूं क्या कोई भी एक स्टूडेंट भी इसकी अप्रोच तक भी पहुंच पा रहा है क्या? कर नहीं पाओगे तुम, लेकिन फिर भी देखना चाहता हूं कि आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब सारे बच्चे लग गए ट्राई करने के लिए। अब दूसरी क्लास में गया, उनको दे दिया सॉल्व करने के लिए। अब दूसरी क्लास में गया, वहां भी उनको एक क्वेश्चन दिया।
अब दूसरी क्लास में जो क्वेश्चन दिया, उन्होंने बोला कि ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, इवन एक फद्दू बच्चा भी बिल्कुल जो जिसको कुछ नहीं आता वो भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं देखना चाहता हूं फिर भी कोई कुछ ऐसा है कि जो इतना सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो वो स्टूडेंट भी लग गए ट्राई करने के लिए। अब दोनों क्लास में बच्चे बैठे हैं, इधर भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन, इधर भी ट्राई कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जो पहली क्लासरूम थी, अब इसमें तो हार्ड क्वेश्चन दिया गया था, सारे बच्चों ने ट्राई किया लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाया। एक तो बच्चों ने ट्राई किया क्योंकि देखो उनके माइंड में पहले से था कि हम तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पहले गिव अप कर दिया। लेकिन अब टीचर गया दूसरी क्लास में, तो वहां देखा सारे बच्चों ने सॉल्व कर दिया, बस एक दो बच्चे थे जिनसे नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब उन्होंने इन दोनों क्लासेस को कंबाइन कर दिया। अब जैसे बच्चों में आदत होती है ना पूछने के लिए कि किस लिए इकट्ठा किया था, तो बच्चे आपस में मिल गए और देखने लगे कि क्या दिया था। तो उन्होंने बोला पहले जो स्टूडेंट थे कि हमें तो एक क्वेश्चन दिया था, तो दूसरी स्टूडेंट भी बोले कि हमें भी तो एक क्वेश्चन ही दिया था, कहते दिखाना कौन सा क्वेश्चन था। तो जब उन्होंने मैच किया तो क्वेश्चन सेम था। तो देखो डिफरेंस क्या था कि पहले जो क्लास थी उसके स्टूडेंट के माइंड में क्या डाला गया कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब उनको पहले ये मोटिवेशन मिला कि आप कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। लेकिन दूसरे सेक्शन में जो स्टूडेंट थे उनको क्या मोटिवेशन मिला कि हम कर सकते हैं, तो वो कर पाए। तो इट्स अप टू यू, अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हो तो आप कर जाओगे, लेकिन अगर आपने सोच लिया आप नहीं कर सकते तो कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए आपको नहीं सॉल्व करा सकती। ठीक है, तो ये बात आपके यहां भी लागू होती है, मैथ पे भी, और हर जगह लागू होती है। अगर आपने मन बना लिया ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ये स्टोरी भी आप अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपको मोटिवेट करती रहेगी कि इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन, यू विल, बट इफ यू थिंक यू कांट, you never। अगर आपने सोच लिया आप कर सकते हो तो आप कर जाओगे, लेकिन अगर आपने सोच लिया आप नहीं कर सकते तो आप उस चीज को कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस छोटी सी स्टोरी के साथ आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपको थोड़ी सी कैलकुलेटर ट्रिक्स बताई जाएगी, और कैलकुलेटर ट्रिक्स अगर टाइमली हो गई है तो हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेटर ट्रिक्स ही करेंगे। तो कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, आज नहीं कल नहीं, आगे भी जितनी भी क्लासेस होगी सब में कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर पता चल गया कौन सा लेना है जिसमें टैक्स और जीएसटी बटन ना हो। ठीक है, तो कल सबसे पहले कैलकुलेटर ट्रिक्स, जो कि आपकी फाउंडेशन ही नहीं इंटर फाइनल प्लस आगे की जो लाइफ है उसके लिए हर जगह काम आने वाला है। तो कल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।